हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज जितेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल अंजीत एकेडमी। तो गाइज, आज के इस वीडियो लेक्चर को इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं। तो आज हमारा इस वीडियो लेक्चर का मेन मोटो है इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी फैक्टर। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट किस बात पर डिपेंड करता है? मॉलिक्यूलर वेट। और मॉलिक्यूलर वेट तभी आएगा जब आपको एटॉमिक वेट का ज्ञान होगा। तो मींस सिंपल अगर हम बारे में बात करें बच्चों, तो एटॉमिक वेट आपको आना चाहिए। एटॉमिक वेट आएगा तो मॉलिक्यूलर वेट तो क्या है? इक्विवेलेंट वेट आप निकाल पाएंगे। और बच्चों, एक और बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि केमिस्ट्री की दुनिया में वेट और मास दोनों मोहमाया है। इसका मतलब दोनों को सेम समझा जाता है। ओनली एंड ओनली केमिस्ट्री, फिजिक्स में ऐसा कतई नहीं होगा। क्यों? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट। प्यारे बच्चों, मास का मतलब क्या होता है? सिंपल केजी में मेजरमेंट होता है। और वेट किस में होता है? न्यूटन में मेजरमेंट किया जाता है। मास जो होता है किसी लोकेशन और टाइम पर डिपेंड नहीं करता, बट वेट जो होता है लोकेशन पे डिपेंड करता है। अगर मैं बात करूं फोर्स यानी वेट की, तो क्या होता है? फोर्स क्या होता है? m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स g होता है। और g की वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस पे कितना होता है प्यारे बच्चों? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मींस यहां पे जो g की वैल्यू होता है वो कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये अलग अलग लोकेशन पे डिपेंड करता है। ये कहां पे बच्चों? ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे 9.8 होता है, लेकिन जैसे हम मून के बारे में बात करें तो अर्थ सरफेस के 1/6 पार्ट होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों? 1/6 इंटू 9.8, तो कितना आ जाएगा? 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां पे होता है प्यारे बच्चों? मून पे होता है। क्लियर है? मींस वेट जो होता है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है। ये कैसा है? वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन मास कैसा है प्यारे बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। चलो फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करो तुम्हारा वेट कितना है? 40 केजी, तो ये क्या है? मास है। ये क्या है प्यारे बच्चों? 40 केजी। तो 40 केजी क्या है? मास है। लेकिन जैसे हम वेट के बारे में बात करें तो इसमें क्या करेंगे? 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 392 न्यूटन। मींस केमिस्ट्री में आपका मास जो है ना और वेट 40 केजी ही है। लेकिन जैसी वेट की बात करें फिजिक्स में तो आपका कितना हो जाएगा? 392 न्यूटन हो गया। क्लियर हुआ ये बात? तो ये था एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस। अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन एटॉमिक वेट यानी एटॉमिक मास से। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक वेट? तो सिंपल एटॉमिक मास क्या है ऑफ एन एलिमेंट? क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एटम। कार्बन 12 टेकन एज 12। यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या है बच्चों? एवरेज एटॉमिक मास कार्बन 12 टेकन एज 12। इसका मतलब यह हुआ कार्बन 12 आइसोटोप्स। कार्बन 12 आइसोटोप्स। अगर सिंपल वेट यानी मास को डिफाइन करना है तो क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ऑल द आइसोटोप्स। अब यू नो अबाउट आइसोटोप्स। आइसोटोप्स इज द ग्रीक वर्ड। आइसो का मतलब सेम और टोप्स का मतलब नंबर, यानी जिसका क्या हो? सेम नंबर हो बट एटॉमिक मास क्या हो? डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड आइसोटोप्स। और आप जानते हो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स? 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। चलिए हम एक एग्जांपल करके देखते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अगर हम बारे में बात करें बच्चों तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्राइट्रियम। अब इसका एवरेज निकालना है, मींस जितने नंबर उतने से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा? एवरेज निकल जाएगा। तो सिमिलर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.008। अब कब तक आप सबका एटॉमिक वेट एटॉमिक मास ऐसा निकालते रहोगे? ऐसा नहीं करना। तो सिंपल आप जुगाड़ू हो यार। इंडिया जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है और आप उसमें भी नंबर 1 जुगाड़ू है। आप क्या कर लेते हो? 1.08 को आप क्या यूज कर लेते हो? 1 पर्पज इजी कैलकुलेशन। आप कभी 1.008 नहीं यूज करते। आसान कैलकुलेशन के लिए आप सिंपल क्या यूज करते हो? 1 यूज कर लेते हो। तो
आप जुगाड़ू हो तो थोड़ा सा मैं और आपको जुगाड़ू बना देता हूं। आप कैसे 1 to 30 एटॉमिक वेट सबका लर्न कर सकते हो, बहुत इजीली तरीके से उसको मेमोराइज कर सकते हो। कैसे? फर्स्ट हम लेते हैं 1 to 20। 1 to 20 आपको कैसे एटॉमिक वेट याद रखना है, तो वेरी सिंपल है। मैं इसको 3 क्राइटेरिया में डिवाइड कर दिया हूं। अगर प्यारे बच्चों कहीं पे इवन है और कहीं पे क्या होता है, ऑड होता है। अगर इवन है तो सिंपल आपको क्या करना है, डबल कर देना है। क्या करना है? डबल कर देना है। किसका? एटॉमिक नंबर। और मैं आपको कई बार एटॉमिक नंबर 1 to 30 याद करा चुका हूं, याद है सबको? ठीक है, तो आपको सिंपल क्या करना है, डबल कर देना है। किसका? एटॉमिक नंबर इन केस ऑफ इवन। और ऑड में क्या करना है, एक ऐड कर देना है। मीन सिंपल यहां पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, डबल कर देना है। और यहां पे डबल करने के बाद उसमें क्या करना है, 1 ऐड कर देना है। चलो एग्जांपल के लिए देखो, यहां पे ऑक्सीजन, तो 8 into 2 कितना हुआ, सिंपल 16। किसी का ले लो मैग्नीशियम, कितना हुआ, 12 into 2 कितना हुआ, बताओ 24। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसका यूनिट क्या होगा, तो थोड़ी देर वेट करो, फिर भी मैं आपको क्लासरूम में बता चुका हूं। इसका यूनिट क्या होता है, यूनिफाइड मास, यानी यू यू यू। सिंपल। अब बात करते हैं ऑड की, तो ऑड के बारे में बात करें, सोडियम कितना होता है, 11 into 2 + 1 कितना हुआ, 23। मींस आपको क्या करना है, एक ऐड कर लेना है। यहां पे कितना हुआ बताओ, 2 into 9 + 1 कितना आ गया, 19 आ गया। वेरी सिंपल। ऑड में एक जोड़ना है और इवन वाले में डबल कर देना है। लेकिन यहां पे कुछ अनवांटेड है, कुछ उंगली करने वाले भी लोग हैं। कौन? क्लोरीन, आर्गन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तुम्हारे दिमाग में आ रहा हो, सर ये तो ऑड है, एक ऐड करना है, नहीं करना है। ये 3 लोगों का नाम याद रखना है। कौन कौन प्यारे बच्चों? आर्गन, आर्गन कितना होता है 40, और क्लोरीन कितना होता है 35.5, और नाइट्रोजन कितना हुआ 14, और हाइड्रोजन के बारे में अभी आप जानते हो कितना वैल्यू होता है 1। तो ये था 1 to 20। अब बात करते हैं 21 to 30 के लिए क्या ट्रिक्स है। तो उसके लिए आपको सिंपल मोबाइल नंबर याद रखना है। बताएं, 3 45 45 45 355 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, आप इसको याद कर लो। तो आप सिंपल क्या करना है, यहां पे डबल करना है। डबल करने के बाद उसमें मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। तो मोबाइल नंबर मैंने क्या बताया, देखो यहां पे 3 45 45 45 अगेन 3 एंड 55। कैसे याद रखोगे 55 एक साथ, 45 45 45, यानी 3 बार आपको 45 लिखना है, फिर से 3 लिखना और 55 लिख देना है। तो ये आपको मोबाइल नंबर याद रखना है। सिंपल उसको डबल करके ऐड कर दो, क्या निकल जाएगा, एटॉमिक वेट निकल जाएगा। कैसे? देखो स्कैंडियम, अगर मैं स्कैंडियम के बारे में बात करूं तो क्या करना है, 21 into 2 + 3 कितना हुआ प्यारे बच्चों, बताइए 45, और यूनिट क्या होता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मान लो Fe के बारे में बात करें तो 26 into 2 + 4 कितना हुआ, बताइए 56 U। तो ये इजी तरीके से आप एटॉमिक वेट को याद कर सकते हो। फिर से एक बार, अगर 21 से 30 है तो क्या करना है, मोबाइल नंबर को ऐड कर देना है एटॉमिक नंबर में डबल करके। ऑड है तो एक जोड़ देना है, इवन है तो सिंपल आपको क्या करना है, डबल कर देना है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर वेट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिमिलर वैसे ही मॉलिक्यूलर वेट क्या है, एवरेज एटॉमिक, जैसे वहां एटॉमिक था तो यहां पे क्या हो, एवरेज मॉलिक्यूलर हो जाएगा। क्लियर हुआ? कार्बन 12 आइसोटोप्स, यानी सिमिलर डेफिनेशन यहां देखो, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, और यहां पे क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप्स। यानी आसान भाषा में अगर बोलोगे तो मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ एटॉमिक मास। चलो एक दो एग्जांपल करते हैं, बहुत आसान। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम 20 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 40, तो आप सिंपल यहां 40 लिख दो। कार्बन 6 दूना 12 लिख दो, और ऑक्सीजन कितना है 3, तो 3 सिंपल लिख दो, और यहां पे कितना हुआ 16। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 100 U।
बोलो, एक और एग्जांपल करते हैं, H2SO4। अब H2SO4 के अगर बारे में बात करोगे तो हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन 2 और एक हाइड्रोजन का 1 प्लस सल्फर कितना 16 इंटू 2 32 इंटू 4 और ऑक्सीजन कितना 8 इंटू 2 यानी 16। सिंपल इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा 98U। तो आप किसी का भी मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। बोलो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास क्या होता है। सर इसके बीच क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में क्या डिफरेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपके लिए। तो प्यारे बच्चों, एक सिंगल पॉइंट के फोकस में याद रखना कि दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू सेम होता है, लेकिन दोनों का यूनिट क्या होता है, अलग अलग होता है। अगर मॉलिक्यूलर मास के यूनिट के बारे में बात करें तो AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा, यानी सिंपल उसको क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास U। उसको क्या लिखते हैं, यूनिफाइड मास U। देखो U, इसको क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों, U, यूनिफाइड मास U। और यू नो अबाउट U कितनी वैल्यू होती है, याद करो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम के जी में कन्वर्ट कर सकते हो, -27। तो सिंपल 1 MU इक्वल टू कितना होता है प्यारे बच्चों, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। इसको आपको याद रखना है। सिमिलर बात करते मोलर की, तो मोलर है क्या, मोलर मास है क्या, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस टेकन इन ग्राम, यानी इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, ग्राम होता है। इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम में मेजरमेंट किया जाता है। सिमिलर जैसे मॉलिक्यूल की मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम क्या होता है, मोलर मास होता है। क्लियर हुआ। अब मोलर मास के बारे में बात करें तो दो चीज है, एक ग्राम एटॉमिक मास और दूसरा क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई एटम है तो क्या आएगा, ग्राम एटॉमिक मास, और कोई मॉलिक्यूल है तो क्या आएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। थोड़ी देर पहले हमने H2SO4 का निकाला था, वहां पे क्या लिखा था 98U। क्यों, क्योंकि वहां मॉलिक्यूलर मास के टर्म में हमने बात किया था आपसे। यहां किसके टर्म में बात कर रहे हैं, GMM, ग्राम मोलर मास, मोलर मास। तो क्या लिख देंगे, ग्राम लगा देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये था मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास में डिफरेंस। आई होप एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप निकालने सीख गए होंगे। चलो एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल की अगर हम बारे में बात करें प्यारे बच्चों, तो मैं आपको देता हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन पे दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक तो इसका मोलर मास बता दीजिए, मोलर मास बता दीजिए, और दूसरा आप इसका मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए, मॉलिक्यूलर मास बता दीजिए। तो आप सोचोगे सर आपने सिर्फ हाइड्रोजन दिया है, तो हाइड्रोजन दो फॉर्म में होता है, एक एटॉमिक के फॉर्म में और दूसरा मॉलिक्यूल के फॉर्म में। लेकिन जनरली जो हाइड्रोजन क्या होता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ डाई एटॉमिक गैस। तो सिंपल हाइड्रोजन के अगर बारे में बात करें तो ये किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सिमिलर बच्चों, अगर ये मॉलिक्यूलर मास है और मोलर मास अगर आपसे पूछा जा रहा है तो मोलर मास हम लोग क्या लेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें तो कितना होता है बच्चों, 2 ग्राम बाई मोल। क्लियर है। अगर इसी का मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछा जाए तो क्या लिखोगे, 2U। U का मतलब यूनिफाइड मास, यानी 2U। यानी सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ग्राम में अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो आप सिंपल यूनिफाइड मास के फॉर्म में उसको रख सकते हो। क्लियर हुआ। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास का, और मैंने ट्रिक्स जो आपको बताया है एटॉमिक मास का। क्लियर है। अब बारी आ गई है इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट मास की। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्विवेलेंट वेट यानी इक्विवेलेंट मास। तो प्यारे बच्चों, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास ऑफ, मैं आपको XYZ जितने भी बुक में इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चंस है सारी चीज निकालने आज सिखाने वाला हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने खाली जगह छोड़ दिया। हो सकता है एसिड हो सकता है बेस हो सकता है सॉल्ट हो
हो सकता है रिडॉक्स वाला क्वेश्चन हो। क्लियर है? इसका मतलब यहां पे एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है, डॉट डॉट डॉट, किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, सिमिलर क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। क्या करना है प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड वैलेंसी फैक्टर। अब यहां पे एन फैक्टर का मतलब क्या है समझिएगा। एन फैक्टर का मतलब हो सकता है वो एसिडिटी हो, और एसिडिटी को यहां पे हम लोग ए के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है वो क्या हो, बेसिसिटी हो, बेसिसिटी हो, और बेसिसिटी को स्मॉल बी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। हो सकता है चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो सिंपल यहां पे चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन के ही फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चाहे किसी का भी आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो सिमिलर आपको करना क्या है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी या चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कुल मिला के एन फैक्टर। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यह है कि एन फैक्टर जो होता है प्यारे बच्चों, एन फैक्टर केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, और ये बहुत यूजफुल है। आपको ये कहां कहां काम आएगा, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, स्टोइकियोमेट्रिक न्यूमेरिकल में, सॉल्यूशन में, पूरी केमिस्ट्री में इसका यूज होने वाला है। आपके नीट और जेईई में तो डायरेक्टली आपसे एन फैक्टर पूछ लेता है। कई बार एम्स के एग्जाम में सॉल्ट का एन फैक्टर पूछा है, तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एसिडिटी, अब बात करते हैं सर एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसिडिटी और बेसिसिटी क्या है। तो प्यारे बच्चों, यू नो अबाउट एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले आपको एसिड और बेस को समझना होगा। आप जानते हैं एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, एनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर टू गिव H+ आयन, दिस इज कॉल्ड एसिड, और गिव OH- आयन, दिस इज कॉल्ड बेस। क्लियर हुआ? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। आर्हेनियस के हिसाब से आप क्या जानते हैं, अगर जो H+ आयन देता है वो एसिड होता है, और जो OH- आयन देता है वो क्या होता है बच्चों? बेस होता है। लेकिन हमारा टारगेट है एसिडिटी और बेसिसिटी की। क्लियर है? तो एसिडिटी क्या होता है? सिंपल, एबिलिटी टू डिस्प्लेसेबल, एबिलिटी टू डिस्प्लेसेबल H+ आयन। यानी जब एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी किसका निकाल सकते हो? बेस का। बहुत ध्यान समझिएगा, क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसेबल H+ आयन। वो क्या होता है? एसिडिटी। और एसिडिटी किसका निकाल सकते हैं हम लोग? बेस का। अब आपके दिमाग में बड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर आप एसिड भी बोल रहे हो, H+ डिस्प्लेसेबल भी बोल रहे हो, तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको शादी पार्टी में लेके चलता हूं। आप तैयार हैं? चलो, अब शादी पार्टी में एंट्री मार रहे हो, कैसे एंट्री मारते हो? मुन्ना भाई स्टाइल में, हैं? दूल्हा दुल्हन बैठे हैं उसका ध्यान नहीं रखते हो, सीधे एंट्री कहां मारते हो? खाने पे। यहां तक ठूस ठूस के भर लिया एकदम, बोलो, ठूस के भर लिया। इसके बाद फिर क्या करते हो आप लोग? डांस करते हो। अब तुम्हारे दिमाग में सर डांस तो आता नहीं है ना, डांस क्यों करते हो? अरे खाना एडजस्ट करने के लिए, जो आपने पहले से खा रखे हो उसको एडजस्ट करते हो, पचाते हो। फिर जाते समय आप क्या लो? फिर से ठूस लेते हो। क्यों? रिकवरी करना है ना यार, जो आपने दक्षिणा दिया है उसको रिकवरी करना है। तो उस केस में क्या हुआ? अब ध्यान से देखिएगा, आपने हाथ तक ठूस लिया, घर आ गए, आपका पेट बलून टाइप का हो गया। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में पहले से ही एसिड था। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पहले से आपके बॉडी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, यानी ये कौन सा एसिड है प्यारे बच्चों? बॉडी एसिड है। अब आपने पहले एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट था और एसिडिक फूड आपने खा लिया। इसका मतलब पहले से एसिड था और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। तो आपकी कुल मिला के बोलते हैं कि आपकी एसिडिटी बढ़ गई। क्या हुई बच्चों? एसिडिटी बढ़ गई। पहले से एसिड तो मौजूद था ना, और एसिड आपने खा लिया,
तो एसिडिटी बढ़ गई। अब कहां जाओगे? डॉक्टर के पास। चलो आप कहां जाओगे? आप लोग डॉक्टर के पास जाओगे और डॉक्टर क्या लिख के देगा? बेस की टैबलेट लिख के देगा। क्या देगा बच्चों? बेस की टैबलेट लिख के देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आपने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड खाया और क्या बन गया? सॉल्ट फॉर्मेशन हो गया और वाटर रिलीज हो गई, आपको रिलीफ मिला। तो इससे क्या सीखने को मिला? ध्यान से देखो, MgCl2 प्लस H2O। H2O क्या? लिक्विड, और MgCl2 क्या है बच्चों? सॉल्ट। ये सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। मीन सिंपल, एसिडिटी क्या है? डिस्प्लेसेबल ऑफ, बताओ अब, OH माइनस टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। देखो आपको डॉक्टर ने क्या दिया? बेस। डॉक्टर ने आपको क्या दिया? बेस। इसका मतलब जब भी एसिडिटी की बात करेगा तो आप क्या समझेंगे? बेस। देखो यहां पे एसिडिटी हम किसका निकाल पाएंगे? बेस का निकाल पाएंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो आपने सादी पार्टी से एसिडिटी वाली कॉन्सेप्ट सीखा, यानी जब आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है तो आपको डॉक्टर बेस देता है। इसका मतलब जब बेस होगा तो आप किसके बारे में बात करेंगे? एसिडिटी। और जब बेसिसिटी होगा तो क्या दिया रहेगा? एसिड दिया रहेगा। देखो एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे H2SO4 और एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं। चलो अब देखो सिंपल, ये क्या है? एसिड है, तो क्या देगा? बेसिसिटी। क्या देगा? बेसिसिटी। तो ये देगा बेसिसिटी। अब बात आ गई, सर कितना बेसिसिटी होगा? सिंपल, पानी में डालो, आर्हेनियस के हिसाब से पानी में डालो, कितना H+ टूटेगा? 2। तो इसकी बेसिसिटी कितना हो गया? 2। कैसे? आपको ये पता है ना, ये दो पार्ट में टूटता है, ये 2H+ और यहां पे क्या होगा? सल्फेट 2-। वेरी सिंपल। सिमिलर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस। तो क्या देगा? एसिडिटी। एसिडिटी, और कितना एसिडिटी देगा बच्चों? 2 देगा। तो ये 9th लेवल का एसिडिटी और बेसिसिटी था। चलिए मैं नेक्स्ट लेवल में पहुंचता हूं। नेक्स्ट लेवल के अगर हम बारे में बात करें बच्चों, फॉर एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बताया था, एसिड, बेस एंड सॉल्ट डिपेंड्स ऑन टोटली केमिकल रिएक्शन। जैसे H2SO4 देखा आपने, क्या होता है? 2। क्या हमेशा होता है? नहीं, डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पे H2SO4 अगर 2H+ देता है तो इसकी N फैक्टर कितनी होगी? 2। और N फैक्टर का मतलब आप पहले से जान चुके हो, एसिडिटी, बेसिसिटी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सब क्या है? पार्ट ऑफ द N फैक्टर, यानी वैलेंसी फैक्टर। चलिए यहां पे H2SO4 अगर यहां पे मुझे एक H+ देता है तो उसकी N फैक्टर कितनी होगी? 1 होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आंख बंद करके रट्टा मत मारना कि H2SO4 सर बुक में दिया था हमेशा N फैक्टर 2 होता है। नहीं, डिपेंड ऑन केमिकल रिएक्शन, डिपेंड ऑन सिचुएशन, डिपेंड ऑन रिएक्शन, कि रिएक्शन में क्या दिया हुआ है, कि वो सल्फेट के फॉर्म में है, HSO4- के फॉर्म में, किसके फॉर्म में वो रिलीज हो रहा है, कितना H+ डिस्प्लेसेबल हो रहा है। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बेस की। बेस क्या है? सिमिलर, वैसी केमिकल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, केमिकल इक्वेशन पर डिपेंड करता है। जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड में 2H- निकल रहा है, इसका मतलब N फैक्टर कितना है? 2 है। यहां पे एक OH- निकल रहा है तो N फैक्टर कितना है बच्चों? 1 है। ये तो था एसिड और बेस। अब बात करते हैं सॉल्ट की, और यू नो अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? एसिड और बेस के कंपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट बोलते हैं। तो सॉल्ट का N फैक्टर कैसे निकालना है? तो बहुत इजी फॉर्मूला मैंने आपके यहां पे लिख रखा है। सिंपल, कितना केटायन है उस पे चार्ज कितना। देखो एक फॉर्मूला मैंने आपके लिए बनाया है, फॉर्मूला आपके लिए बनाया है। चलो मैं यहां लिख देता हूं। सिंपल, आपको क्या करना है? कितना चार्ज है, अगर N फैक्टर इसके लिए निकालना है तो क्या निकालना है बच्चों? चार्ज ऑन केटायन इनटू नंबर ऑफ केटायनिक एटम। केटायनिक एटम यानी सिंपल, कितना केटायन है और कितना उसके ऊपर चार्ज है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्ट की N फैक्टर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि केटायनिक करो, आयनायन कर लो, दोनों का वैल्यू सेम होगा। फॉर एग्जांपल देखो यहां पे Al2SO4 को कहां डालोगे? आप पानी में डालोगे तो ये किसमें टूटेगा? 2Al3+, या फिर किसमें? 3SO4 2-।
आप चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। मैंने बोला केटायन पे चार्ज कितना 3 और केटायनिक है कितना 2, तो आंसर कितना हुआ 6। यहां भी देखो चार्ज कितना 2 है कितना 3, तो आंसर क्या हुआ 6। सिमिलर यहां भी देख लो, अगर सोडियम कार्बोनेट को तुम पानी में डालोगे तो किसमें टूटेगा 2Na+, चार्ज कितना 1 है कितना 2, तो इसका आंसर कितना हुआ सिंपल 3। 2 2 इंटू 1 2, यहां पे देखो 2 इंटू 3 कितना हुआ 6। तो वेरी सिंपल है सॉल्ट का एन फैक्टर निकालना। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सिंपल आपको क्या करना है, कितना चार्ज इंटू कितना चार्ज एटम। क्लियर है। अब बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग चीज की, जैसे यहां पे बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में एन फैक्टर की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कहां पढ़े हो, डी ब्लॉक में। मैं सारे चैप्टर का कॉन्फ़िगरेशन बना के आज मैं आपको मासेस के फॉर्म में लाया हूं। ढूंढ ढूंढ कर जहां भी इक्विवेलेंट मास पढ़ना हो वो सब इधर को अवेलेबल है। क्लियर है। अब बात करते हैं केमेनोफोर का। तो केमेनोफोर कैसा होता है बच्चों, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब केमेनोफोर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये 3 फॉर्म में चेंज होता है। हो सकता है वो एसिडिक मीडियम में चेंज हो रहा हो सकता है वो बेसिक मीडियम में चेंज हो रहा हो सकता है न्यूट्रल हो, और एसिडिक में चेंज होता है तो एन फैक्टर 5 होता है। अब कैसे होता है देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कितना बच्चों 7। आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है, नहीं आता फिर बताना, मैं आपको जरूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो यहां पे कितना हुआ ऑक्सीजन कितना 4, तो 4 दूना कितना हुआ 8 -8, और हाइड्रो पोटेशियम पे कितना होता है बच्चों 1, तो कितना हुआ -7, और उधर राइट हैंड साइड ले आओ तो कितना हुआ +7। तो वेरी सिंपल था। अब देखो ये चेंज किस में होता है Mn2+ में, यानी यहां पे कितना +2, तो पहले कितना था 7, अब कितना हुआ 2। सिंपल 7 - 2 कितने का चेंज हुआ 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, और 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, इसका मतलब एन फैक्टर कितना है बच्चों 5 है। इसको बहुत इजी तरीके से मैंने यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, और इसको याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एन फैक्टर। अब बात करते हैं न्यूट्रल में। देखो यहां पे न्यूट्रल मीडियम किसमें चेंज होता है MnO2। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना +4, पहले कितना था +7, अब कितना है +4। बोलो कितने का चेंज हुआ, सिंपल 3 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ। तो इसका एन फैक्टर कितना हुआ न्यूट्रल कंडीशन में, या माइल्ड बेसिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट माइल्ड बेसिक कंडीशन में कितना होता है 3 होता है। समझ में आया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट H2O2, मोस्ट इंपॉर्टेंट H2O2। H2O2 को 3 फॉर्म आपको देखने को मिलता है, एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन के फॉर्म में, और एक यहां पे मैंने लिखा है रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। ध्यान से देखिएगा, यहां पे जो एन फैक्टर होता है ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे वो रिड्यूसिंग हो, उसका एन फैक्टर कितना होता है प्यारे बच्चों 2 होता है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर 1 होता है। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कैसे होता है और क्यों होता है। तो थोड़ी देर में मैं आपको रेडॉक्स का पार्ट लूंगा, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसकी एन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। बोलो ये बात समझ में आ गई। H2O2 याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में एन फैक्टर 2 होता है, सामने एक्सप्लेन किया गया है। क्यों बच्चों H2O2 देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0, और कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट रेडॉक्स की। अब देखो यहां एक और वर्ड है ऑक्सलेट आयन, ऑक्सलेट आयन C2O4 2-। देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। ऑक्सलेट आयन किसमें चेंज होता है CO2 में चेंज होता है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। नेक्स्ट डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन तो प्यारे बच्चों ये किसमें चेंज हो रहा है Cr3+ में चेंज हो रहा है, ये लिखा हुआ है Cr3+ में चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर 6 कैसे हुआ। अब आपके दिमाग में बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन बन रहा होगा, सर ये तो 3 में चेंज हो रहा है, तो आपने 6 क्यों लिखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इसका निकालेंगे तो यहां पे कितना आएगा जल्दी बताओ, ऑक्सीजन कितना होता 2, तो 7 दूना कितना हुआ 14, बोलो हाँ या ना 14 और 2 कितना हुआ बताइए
16 यानी 16। 16 में किसे डिवाइड करोगे? बताओ बताओ बताओ। 14 और 2 कितना हुआ? 16। 16 में किसे डिवाइड करो? 2 से तो कितना हुआ? +8। हाँ या ना? अब देखो यहां पे कितने चेंज हो रहा? +3 या 16 होगा? 14 नहीं होगा, 12 होगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? इधर माइनस तो प्लस होगा ना। तो यहां पे कितने का चेंज हो रहा है? +6 का चेंज हो रहा है। देखो कभी भी माइनस प्लस में गड़बड़ी ना करना। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? +6 का चेंज हो रहा है। आप पेन उठा के तो सारे लोग सॉल्व कर सकते हैं यार। अपने इमेजिनेशन पावर को इतना अच्छे से डेवलप करो कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में आपको पेन ना उठाना पड़े। क्लियर है? तो यहां पे +6 है और यहां पे कितना प्यारे बच्चों? +3 है। तो पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पर एटम निकाला जाता है। किसका? किसका पर एटम प्यारे बच्चों? Cr का। तो पर एटम कितना है? 3। और टोटल एटम यहां पे कितना है? बोलिए 2। देखो यहां पे 2। तो 3 × 2 अब वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग, और ये यहां पे जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखा है वो सब ट्रिपल स्टार है, उसको नींद में याद रखना है। अमोनिया, अमोनिया आपके दिमाग में सर अमोनिया क्या है? इसकी एन फैक्टर 3 आपके दिमाग में तो नहीं होता, 1 होता है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि इसका एन फैक्टर कितना होता है, सिंपल उसको पानी में डालो। याद रखना जितना H प्लस OH माइनस देगा उतना ही उसका एन फैक्टर होगा। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 है सिंपल, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। और लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में आपको सिखा रखा है और इसका सेपरेट वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, आप उसको देख सकते हो। क्लियर है बच्चों? चलो मैं दिखाता हूं। अमोनिया, अमोनिया का एन फैक्टर कितना होता है? 1। और वो भी क्या होता है? एसिडिटी। ए मींस एसिडिटी, बी मींस बेसिसिटी। कैसे? कैसे बच्चों? देखो यहां पे अमोनिया को सिंपल कहां तुम डिसॉल्व करोगे? वाटर में डिसॉल्व करोगे। तो कितना OH माइनस मिलेगा? 1। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अगर एक OH माइनस मिलता है तो उसकी एन फैक्टर कितना होगा? 1। क्लियर है? कहां डालना है? पानी में डालना है। सिमिलर मैं बोरिक एसिड के बारे में बात करूं, ये इसका नाम क्या है बच्चों? बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है, लेकिन आपको दिख रहा होगा 3। लेकिन ऐसा नहीं होता, जो दिखता है वो होता नहीं है, केमिस्ट्री है। याद रखना इस बात को। कहां डालना है? पानी में डालो। क्या मिलेगा? एक H+ मिलेगा। इसका मतलब एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका नाम क्या है जानते हो? बोलो। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसका नाम क्या है बच्चों? ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या है? फास्फोरस एसिड। और इसका नाम क्या है बच्चों? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड सबसे ज्यादा जेई वाले आपको स्टेक्योमेट्री में मोलरिटी नॉर्मलिटी वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं, और वहां पे एन फैक्टर की सख्त रिक्वायरमेंट होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है? तो आपको देखने से लग रहा है 3 है तो सर 3 होगा, यहां पे सर 3 है तो 3 होगा। नहीं, इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है और इसका एन फैक्टर 3 होता है। याद रख लेना। फिर से तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा सर क्यों? चलो इसको मैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर के हेल्प से आपको समझाता हूं। चलो इस वाला एग्जांपल ले लेता हूं। सिंपल आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। चलो बनाओ। फास्फोरस, और फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। तो 5 ड्रॉ करो। एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, और यहां पे कितने हाइड्रोजन? 3। अब देखो मैंने यहां पे लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। अब कौन सा टूटेगा? भाई वाटर में डिसॉल्व करोगे तो H+ मिलेगा ना। अब देखो क्या ये H+ मिलेगा? ये टूटेगा? नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कभी ब्रेक नहीं होता। अब बात करते हैं इसका। तो ये देखो यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और ये कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव।
ये कैसा प्यारे बच्चों, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपनी ओर पकड़कर खींचेगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव और यहां पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। सिमिलर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको कितना H प्लस मिला, सिर्फ और सिर्फ 2। कितने H प्लस मिले, सिर्फ आपको 2H प्लस मिला। इसका मतलब इसकी n फैक्टर कितना होगा प्यारे बच्चों, 2 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिमिलर आप इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो। यहां पे तीनों बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या टूटेगा, एक बॉन्ड टूटेगा। अब इसके लिए भी मैंने आपको शॉर्टकट बना के लाया हूं। क्लियर है, क्या शॉर्टकट है, टोटल ऑक्सीजन -1। देखो यहां पे लिखा है जितने ऑक्सीजन है वहां पे एटम, उसमें से एक माइनस कर दो, n फैक्टर निकल जाएगा। देखो सिमिलर, यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 3 में से एक माइनस करो कितना है, 2। यहां पे कितने ऑक्सीजन है, 2 में से एक माइनस करो कितना आंसर हो गया, 1। तो ये सब आप जुगाड़ याद करो यार, कब तक ये सब बनाते रहोगे। शॉर्टकट, अगर आपको नीट जेई फाइट करना है तो आपको शॉर्टकट आना चाहिए। आप विद इन 10 सेकेंड 20 सेकेंड में क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे एक और चीज लिखा हुआ है, प्रूफ कर रहा हूं मैं यहां पे कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। एसिडिटी, बेसिसिटी या एन फैक्टर बोलो, किस बात पे डिपेंड करता है, केमिकल रिएक्शन पे। देखो यहां पे लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने कहां डाला, H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड में, तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, और यहां क्या मिलेगा, H2O। तो कितने का चेंज हो रहा है, सिर्फ एक का चेंज हो रहा है। तो एन फैक्टर कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा, क्योंकि यहां पे सिर्फ एक H प्लस डिस्प्लेस हो रहा है। देखो यहां पे NaH2PO4, यहां पे क्या था, H3PO4 था, तो सिर्फ एक H का डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका मतलब एन फैक्टर कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1। समझ में आया, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। अब बात करते हैं रिडॉक्स वाली कॉन्सेप्ट की। उससे पहले एक और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की एन फैक्टर, आपको तो पता है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। अब एक एग्जांपल यहां दिया हुआ एल्युमिनियम। अब एल्युमिनियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट, 13, और 13 में से 10 माइनस करो कितना हुआ, 3 वैलेंसी। तो सिंपल 27 में 3 डिवाइड कर लो, कितना आ गया, 9 आ गया। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, जैसे मैग्नीशियम का पूछ लिया, मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम कौन सी ग्रुप का एलिमेंट, 2। तो मैग्नीशियम एटॉमिक वेट अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 24 डिवाइड बाई 2, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया, 12। बोलो, किसी भी एलिमेंट का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं, चाहे वो एसिड हो, चाहे वो बेस हो, चाहे वो सॉल्ट हो, चाहे वो एलिमेंट हो। ठीक है, लास्ट कॉन्सेप्ट की हम लोग बात करने जा रहे हैं, रिडॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने पढ़ा होगा रिडॉक्स में मेनली 2 टाइप का रिएक्शन जो सबसे ज्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन और एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। दोनों में क्या डिफरेंस है, बेसिक क्लास में आप पढ़ चुके हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब एक ही मॉलिक्यूल में, ध्यान से सुनना, 1 मॉलिक्यूल, मैं ऐसा वर्ड बोल रहा हूं, 1 मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल में एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, एक ही एटम का, ध्यान से सुनना है, एक ही एटम का, 1 एटम का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। एक एग्जांपल हमने लिया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -1, और -1 यहां किस में जा रहा है, -2 में जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस है। कैसा बच्चों, यह है रिडक्शन प्रोसेस।
यहां पे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है और यहां किस में जा रहा है, 0 में जा रहा है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो देखो सिंगल एटम का, इस ऑक्सीजन एटम का साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडक्स रिएक्शन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बात करते हैं एन फैक्टर को। सिंपल आपको यह फॉर्मूला याद रखना है, N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अब N1 N2 क्या है, कितने ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ N1, और N2 क्या है, कितने रिडक्शन नंबर में चेंज हुआ। यहां पे मैंने लिख रखा है कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ, आप सिंपल निकालो और यहां पे रख दो। यहां पे देखो कितने में चेंज हो रहा है, देखो यहां पे 2 में चेंज हो रहा है, यहां पे 2 में चेंज हो रहा है, दोनों को रखो। यहां देखो यहां पे 2 में चेंज हो रहा है, यहां पे 2 में चेंज हो रहा है, आप सिंपल यहां पे वैल्यू रखो, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 कितना हुआ, 1। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1 प्रूफ हो गया। याद रखिएगा, अगर डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन आया तो एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये किसकी फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, एन फैक्टर की फॉर्मूला है, N1 इंटू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अगर एन फैक्टर अगर आपको निकल गया तो मॉलिक्यूलर वेट आपको पता है पहले से, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। इक्विवेलेंट वेट अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई एन फैक्टर। तो H2O2 का आप इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहां पे अब इंट्रामॉलिक्यूलर की बात करते, एक ही मॉलिक्यूल में, अब यहां देखो एक ही मॉलिक्यूल में देखो इस ऑक्सीजन का और इस क्लोरीन का यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इस ऑक्सीजन का इस ऑक्सीजन में क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ऑक्सीडेशन। तो एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात करते हैं सर एन फैक्टर क्या होता है फॉर्मूला। तो सिंपल एन फैक्टर के लिए आपको N1 प्लस N2 यूज कर लेना है। क्या यूज करना है, N1 प्लस N2, दोनों को ऐड कर दीजिए, एन फैक्टर निकल जाएगा। और एन फैक्टर निकल गया तो इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत सिंपल, बोलो। तो प्यारे बच्चों ये था आपके लिए कंप्लीट पैकेज ऑफ मॉलिक्यूलर मास की। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्यारे बच्चों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ ऐसी तूफानी कॉन्सेप्ट के साथ। एंड गाइस प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन।